नमस्कार, स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आज हमारी खास मेहमान मध्य प्रदेश की मंत्री कृष्णा गौर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पास एक महत्वपूर्ण विभाग है जहां पर जन कल्याणकारी योजनाएं बहुत सारी हैं पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक के लिए। आपको लगता है आपके समय में कितना और इसमें काम आगे बढ़ा है? जब ये विभाग मुझे मिला तो उसका अध्ययन मैंने बहुत बहुत गहन तरीके से किया और मैंने ये जाना कि वास्तव में इसमें बेहतर से बेहतर क्या किया जा सकता है। और तब मैंने ये देखा कि वास्तव में अगर ओबीसी विभाग की बात करें तो मध्य प्रदेश की आबादी में लगभग 50% से भी ज़्यादा ओबीसी वर्ग निवास करता है। मानते हैं कि उसमें ओबीसी वर्ग में बहुत सारी जातियां ऐसी हैं जो बहुत अति पिछड़े में आती हैं और उन जातियों को समाज के विकास की मुख्य धारा से जोड़ना, किस तरह से उनका सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास करना, ये सरकार की प्राथमिकता है और उस दृष्टि से हमने लगातार काम करना प्रारंभ किया। सबसे बड़ी आवश्यकता में इस बात की थी कि हमारे जो ओबीसी वर्ग के बच्चे हैं वो बच्चे शिक्षित हों, आगे बढ़े और उनको पर्याप्त सुविधाएं, सम्मान मिले। और इस दृष्टि से सरकार ने स्कॉलरशिप देने का काम लगातार, स्कॉलरशिप बच्चों को, ताकि किसी भी बच्चे की पढ़ाई आर्थिक कमी की वजह से बाधित ना हो। तो आज मुझे खुशी है इस बात की कि हम लगभग 1000 करोड़ की स्कॉलरशिप मध्य प्रदेश में ओबीसी के बच्चों को बांटने का काम करते हैं, जिसमें 5वीं क्लास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक लगातार हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, बच्चों को विदेश अध्ययन के लिए रिसर्च करना, शोध करना, पीजी करने जाना, उसकी फ़ीस भी सरकार उठा रही है। यहाँ प्रदेश में अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में उनको एडमिशन लेना है, एडमिशन की फ़ीस सरकार दे रही है। इतना ही नहीं, उन बच्चों को कोचिंग देने का काम सरकार कर रही है, निःशुल्क कोचिंग देने का काम, चाहे वो नीट की हो, चाहे वो क्लेट की हो, चाहे वो यूपीएससी की हो। हमारी सरकार लगातार इस बात के लिए लेकिन प्रयास है। एक मामला यह है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मामला, चूंकि आपका विभाग बहुत अहम है, जो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं या जिस तरह के आप सर्वे कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी आबादी ओबीसी की है, एक महत्वपूर्ण विभाग है। लगता है आपको कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जल्दी मोहन सरकार आरक्षण देने में सफल होगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देने के लिए संकल्पित हैं। हम लड़ाई को लक्ष्य तक, अंतिम लक्ष्य तक लेकर पहुंचेंगे और उसके लिए जो भी हमको करना पड़े हम करेंगे। और इस दिशा में आपने देखा कि सर्वदलीय बैठक, क्योंकि सभी दलों की यही मंशा है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। और इस दृष्टि से टुकड़ों टुकड़ों में लड़ाई लड़ने से कमज़ोर लड़ाई नहीं सफलता प्राप्त करती है। मिलकर लड़ाई लड़ने से उस लड़ाई को हम अंजाम तक पहुंचाएंगे। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस मंशा को, इस अभिलाषा को सभी दलों के लोगों ने स्वीकार किया था और सभी दलों के वरिष्ठ नेतृत्व ने शामिल होकर अपना विषय वहाँ रखा था और सबने तय किया था कि लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे। थोड़ा लंबा वक्त हो गया है, पर 6 साल और निकल गए कोर्ट में। लगता है कुछ समय बचाया जा सकता था। अब क्योंकि कोर्ट की प्रक्रिया है और कोर्ट की प्रक्रिया में आप और हम कभी भी निर्णय नहीं ले सकते कि उसका डिसीजन कब होना है। हम अपना पक्ष मजबूती के साथ हमेशा रखते रहे हैं। सामने वाले अपना पक्ष किस प्रकार से रखते रहे हैं ये कोर्ट में तय होता था और उसके बाद ही आगे तारीख बढ़ती थी। लेकिन आज इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से संकल्पित हैं कि हमें ओबीसी को 27% रिजर्वेशन देना है और इसलिए इस लड़ाई को हम बहुत ताकत के साथ लड़ेंगे और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में हम ओबीसी के साथ न्याय करेंगे। क्योंकि कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है, आपको लगता कांग्रेस हमेशा से हर मुद्दे को राजनीतिक तूल देती है। मुझे लगता है कि इस मामले में भी कांग्रेस ने हमेशा से ओबीसी के साथ राजनीति की है। 2018 में जब एक्सीडेंटल कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनी और उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने एक प्रपंच रचाया था ओबीसी को 27% आरक्षण देने का, सब जानते थे कि अगर ओबीसी को आरक्षण देना है, अगर ये नियत आपके मन में है तो पूरी तैयारी के साथ ये अधिनियम विधानसभा में लाया जाना चाहिए था। आधी अधूरी तैयारी के साथ, बल्कि मैं कहूँगी बिना तैयारी के साथ, सिर्फ लोकसभा चुनाव सामने थे। उन लोकसभा के चुनाव में ओबीसी का वोट कांग्रेस को मिले, इस दृष्टि से कांग्रेस ने बिना तैयारी के उस अधिनियम को लेकर आए। वह भी जानते थे हमारी तैयारी नहीं है, ये कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ ओबीसी वर्ग को गुमराह करने के लिए एक बार फिर धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया था।
और इसलिए कांग्रेस ने कभी भी ओबीसी वर्ग के साथ न्याय नहीं किया। बात बहुत लंबी है, समय हमारे पास चूँकि इंटरव्यू का उतना ही है, लेकिन अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें तो लगातार मैं कई ऐसी बातें बता सकती हूँ जिससे कांग्रेस ने हमेशा हर बार ओबीसी के साथ अन्याय किया। नहीं तो आज ओबीसी वर्ग देश के विकास में, देश की प्रगति में सबसे आगे खड़ा होता। बिल्कुल। आपके पास जो घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जिस तरह की जनजातियां भी शामिल हैं आपके विभाग में, आपको लगता है कि पहली बार मध्य प्रदेश में विभाग बना और उनको लेकर सोच शुरू हुई? बिल्कुल सही है। देश में पहली बार हमारा मध्य प्रदेश, जिन्होंने घुमंतु विभाग अलग से बनाकर इस वर्ग के कल्याण के लिए काम करना शुरू किया। 2011 में हमारा नया विभाग बना और उसके बाद एक सेटअप पूरा विभाग का पूरे मध्य प्रदेश में तय हुआ। ये बात सही है कि मध्य प्रदेश के कुछ ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर घुमंतु समुदाय अधिकता में निवास करता है और इस दृष्टि से सारा फोकस हमारा उन ज़िलों की तरफ है जहाँ पर घुमंतु समुदाय ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में रह रहा है। आज मुझे खुशी है इस बात की कि विभाग बनने के बाद जिस प्रकार से इस समुदाय के कल्याण के लिए सरकार ने प्रयास किए हैं, भारत सरकार ने भी कई बार कई स्तरों पर इसको सराहा है। आज भी मुझे खुशी है इस बात की कि जब भारत सरकार ने ये तय किया और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का बड़ा फोकस इस बात को है कि हमारा घुमंतु समुदाय देश की मुख्य धारा से जुड़े, इसके लिए उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिलनी चाहिए और पूरे देश भर के राज्यों से यही आह्वान किया कि उन्हें घुमंतु समुदाय के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हैं वो दिए जाएं। और मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य रहा जिसने 3000 से भी अधिक सर्वे करके अपनी सूची भारत सरकार को सौंपी है, जहां पर मध्य प्रदेश को मुक्त कंठ से प्रशंसा मिली कि मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां सर्वे करके मकानों की सूची, आवासों की सूची भारत सरकार को सौंपी है और अब पूरी सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। उनको बिना कि एक भी पैसा लगे उन घुमंतु समुदाय के लोगों को हम आवास देना प्रारंभ कर रहे हैं, जिससे उनका एक जगह रुकना निश्चित हो जाए और उनकी प्रोग्रेस बढ़े, उनकी प्रगति बढ़े, उनके बच्चे शिक्षित हो, उनके रोजगार के अवसर हम उनको बेहतर कर सकें, तो उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। और मुझे लगता है कि सरकार के ये प्रयास आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत सकारात्मक रूप में दिखाई देंगे। मध्य प्रदेश में कई मदरसे हैं जो कि कमरे में चले के शिकायतें आती हुई, अल्पसंख्यक विभाग की कल्याण की जिम्मेदारी आपके पास, लगता है कि इस तरह की शिकायतें जब आती है उसमें कार्रवाई आप 100% हम बहुत सख्ती से कार्रवाई करते हैं और इस प्रकार सरकार को गुमराह करके किसी भी प्रकार की गलत गतिविधि अगर इस प्रकार के केंद्रों पर होती है तो भी सरकार सख्त एक्शन लेती है, क्योंकि मदरसे अगर चल रहे हैं तो उसमें देशभक्ति के लिए हमारे वहाँ आने वाले बच्चों को उसका ज्ञान देना चाहिए, जानकारी देना चाहिए, उन्हें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से एक कमरे में मदरसा चलाकर वो दुरुपयोग करने का काम करते हैं, उन लोगों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश हमने पूरे विभाग को भी दिए हैं और हम सख्त से सख्त कार्रवाई भी करते हैं। कई मदरसों को कार्रवाई करके हमने बंद करवाया कि इस प्रकार की गलत गतिविधियां हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार चाहती है कि मदरसों का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मदरसों का संचालन हो, ना कि गलत गतिविधियां संचालित करने। कई बार लव जिहाद के मामले आते हैं, आप लगातार मुखरता से उसका विरोध करती हैं, कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग आपके पास, आपको लगता है कि उनको ऐसा मैसेज जाना चाहिए कि आखिर इस तरह के जो काम होते हैं या कई बार सामने आते हैं उस पर रोक लगनी चाहिए? नहीं, ये तो मेरे को लगता है ये तो पूरी सरकार ही इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि लव जिहाद जैसा सामाजिक अपराध मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होना चाहिए और अगर कहीं हुआ है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी भी चाहिए और जो दोषी हैं उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए और सरकार इस दिशा में काम कर भी रही है। तो मुझे लगता है कि ये तो पूरा प्रदेश और पूरी सरकार इस बात के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है कि लव जिहाद जैसे मामले मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं होने चाहिए। इसलिए विभाग की जहाँ तक बात है, विभाग में भी हमारी कोशिश यही रहती है कि जहाँ भी अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से जो शिक्षण संस्थाएं संचालित हो रही हैं उन पर बराबर हमारी नज़र रहे, वहाँ किसी भी प्रकार की ऐसी कोई असामाजिक गतिविधि ना घटे और अगर ऐसी गतिविधि कोई घट रही है, कोई मामला हमारे संज्ञान में आया है तो हम तत्काल एक्शन लेकर कार्रवाई करें। बिल्कुल। आप मध्य प्रदेश से मैं मंत्री भी हैं बनी और इसके पहले भोपाल की पहली महिला विधायक हैं।
आपको लगता है कि इतनी समय में आपने उपलब्धि भी हासिल की है, राजनीति में आने की शुरुआत कैसे हुई आपकी? बहुत विषम परिस्थिति में राजनीति में मैं आई हूँ। हालाँकि ये बात सही है कि राजनीतिक परिवार में मैं थी और मेरे बाबूजी ने पूरा जीवन राजनीति करते हुए इस भोपाल और मध्य प्रदेश और भारतीय जनता पार्टी के विचार को नीचे तक जन-जन तक पहुँचाने के लिए अपना समर्पित किया। और मैंने उनको देखा था समर्पण के साथ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लिए काम करते हुए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े रहे और एक आदर्श स्वयंसेवक हमेशा से रहे। जो संस्कार उनके अंदर थे, जो मूल्य उनके थे, मैंने परिवार में साथ रहते हुए उनको बहुत नज़दीक से देखा। और उन्होंने जिस प्रकार की ज़िंदगी जी है, मैं समझती हूँ कि एक सच्चा जनसेवक जिस प्रकार से समर्पित भाव से जनता के लिए काम करता है, वो विशेषता मैंने हमेशा उनमें देखी थी। और मैं हमेशा सोचती थी कि वास्तव में नेता होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए, जिनका अपना कोई स्वार्थ ना रहे, जो जनता के लिए समर्पित होकर, देश के लिए समर्पित होकर, विचारधारा के लिए समर्पित होकर काम करे। तो एक पारिवारिक माहौल तो मुझे मिला ही था पूरे घर में रहते हुए, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी। मैं सोचती हूँ कि शायद ईश्वर को कुछ और मंजूर था। नियति की कुदृष्टि जब मेरे जीवन पर पड़ी तो मेरे पार्टी परिवार ने ये विचार किया कि इसकी बहुत लंबी ज़िंदगी है, इसको परिवार को सहायता देना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारा पार्टी परिवार एक-एक पारिवारिक सदस्य की चिंता करता है, उन्होंने मेरी चिंता की और उनको लगा कि अगर मैं पार्टी में रहकर काम करूँगी तो शायद मेरा इतना लंबा जीवन जीने के लिए भी मुझे एक आधार मिलेगा और पार्टी की विचारधारा के साथ जिस प्रकार से मैंने एक लंबा जीवन बाबूजी के साथ यहाँ जिया है, उसका भी मुझे लाभ मिलेगा। क्योंकि जो विधानसभा है उनकी लगातार 9 बार और उसके बाद आप लगातार 2, और इतने लंबे वर्ष से देखा जाए तो कोई देश में ऐसी कोई क्षेत्र नहीं होगा जहाँ उनके परिवार का इतना, तो उसके पीछे किस तरह की मेहनत काम करती है? मुझे लगता है कि गोविंदपुरा परिवार के प्रति जो भाव बाबूजी के मन में था, वही भाव मेरे मन में भी है। और मैंने देखा कि उन्होंने कभी भौगोलिक दृष्टि से वो विधानसभा नहीं समझा, बल्कि अपना परिवार माना। छोटे से छोटा कार्यक्रम हो, भले ही वो मुख्यमंत्री रहे हों, अगर किसी के परिवार में बच्चे का जन्मदिन हो, मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो उनके घर पहुंचते थे। अब मुझे लगता है कि एक परिवार जिसके घर में मुख्यमंत्री स्वयं बच्चे के जन्मदिन में आ रहे हैं, वो जीवन में कभी भूल नहीं सकता। और ऐसे कई कार्यक्रम, और मुझे लगता है सुख में दुख में बाबूजी हमेशा गोविंदपुरा परिवार के साथ हमेशा खड़े रहे। उनका एक बहुत बड़ा विश्वास जीतने का काम बाबूजी ने किया। वही विश्वास आज गोविंदपुरा की जनता ने मेरे प्रति भी व्यक्त किया है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है कि बाबूजी जो विरासत मुझे सौंप के गए हैं, उसको और बेहतर तरीके से मैं आगे बढ़ाऊं, ताकि कभी भी गोविंदपुरा के मेरे परिवार वालों को ये महसूस ना हो कि बाबूजी थे तो ऐसा होता था और आप हैं तो ऐसा होता है। जैसे बाबूजी अपने परिवार को एक कंपैरिजन होता है, और आप रोज़ समस्याएं सुनती हैं, रोज़ उसका निराकरण करना, और समस्याएं ऐसी हैं कि आपका हर तरह के लोग आपके पास आते होंगे। चूँकि आप मेयर बनी भोपाल की, उनने भी चूँकि उनकी एक पहचान थी मध्य प्रदेश में और ख़ासकर भोपाल में, गौर साहब ने जो एक काम किया है डेवलपमेंट का, आपने मेयर के रूप में उसको आगे भी बढ़ाया। लगता है कि आज और आगे बढ़ना चाहिए, जो आपकी कोई ऐसी बात मन में रह गई हो उस? हमेशा कोशिश यही रही थी कि बेहतर से बेहतर करने का हम प्रयास करें। मेयर रही जब बहुत अच्छा काम करने का एक अवसर मिला था। भोपाल शहर को एक आदर्श राजधानी का स्वरूप हमने उस समय देने का काम किया था। कुछ हमारी जो इच्छाएं थी उस समय करने की, वो निश्चित रूप से अधूरी रह गई थी, जिसको बाद में पूरा किया गया। भोपाल हम काफ़ी काम हमने किया। बीआरटीएस कॉरिडोर, उस समय हमारे शहर की आवश्यकता थी, लो फ्लोर बसें, एक बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट देने का काम किया। भोपाल शहर में नर्मदा का जल हम लेकर आए थे, घर घर तक नर्मदा का जल पहुंचाने का काम किया। गरीबों के आवास बनाकर उस समय बीएसयूपी के मकानों से हमने दिए थे। और भोपाल को ईश्वर ने अपना एक नैसर्गिक सौंदर्य दिया है। हमारी हमेशा कोशिश यही रही कि भोपाल के इस नैसर्गिक सौंदर्य से बिना छेड़छाड़ किए हुए भोपाल का विकास करें। और आज हरियाली के साथ हमारा भोपाल जिस प्रकार से एक आदर्श राजधानी के रूप में, जब देश भर में होने वाली राजधानियों की प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, तो मुझे खुशी होती है कि हमने जो प्रयास किए थे आज उसका प्रतिफल इस स्वरूप में हमको मिल रहा है। आपको लगता है कि किस तरह से भोपाल मेट्रो आ रही है, लेकिन आज भी विकास की दौड़ में भोपाल इंदौर से भी पीछे है, क्योंकि आप इंदौर भी जानती हैं,
लगता है भोपाल में और भी विकसित या विकास की ज़रूरत है? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इंदौर से पीछे है। इंदौर का एक अपना अपनी प्रकृति है, इंदौर का अपना कल्चर है और इंदौर एक आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की। और इस दृष्टि से मैं समझती हूँ कि भोपाल चूँकि प्रशासनिक व्यवस्थाओं का केंद्र है, भोपाल राजधानी है, पूरे देश भर से आए हुए लोग यहाँ पर निवास करते हैं और इस दृष्टि से यहाँ सबसे अगर लघु भारत की परिकल्पना कहीं दिखती है तो हमारे भोपाल में दिखाई देती है। तो यहाँ विभिन्न जातियों के विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं और इन सबको सामंजस्य बनाकर भोपाल का विकास करना ये अपने आप में एक चैलेंज भी है और एक बहुत बेहतर तरीका भी है। तो मुझे लगता है कि चूँकि इंदौर वालों का शहर है, इंदौर आर्थिक राजधानी है, पर्याप्त संपन्नता है, इसलिए वहाँ विकास की बहुत संभावना है। जनभागीदारी वहाँ बहुत ज़्यादा होती है और जनभागीदारी के कारण बहुत सारे विकास के लिए वो सरकार के भरोसे नहीं रहते, वो स्वयं कर लेते हैं। भोपाल जहाँ पर हमारा प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी होती है, यहाँ हमारा विकास सरकार के भरोसे ही होता है और इस दृष्टि से हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर काम यहाँ पर करें, अच्छे से अच्छी योजनाएं यहाँ लेकर आएँ। तो आज मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस दिशा में हम आगे बढ़ भी रहे हैं। तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो निसंदेह मानते हैं कि इंदौर विकास की दृष्टि से और एक पॉपुलेशन की दृष्टि से बहुत आगे है। लेकिन अगर पीसफुल और ग्रीन सिटी के रूप में अगर किसी शहर को देखा जाता है तो वो हमारे भोपाल को देखा जाता है। अभी बीजेपी की नई कार्यकारिणी में महिलाओं को भी एक अच्छी भूमिका मिली है, कई मतलब 7 महिलाएं उसमें हैं। आपको लगता है कि जो महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी एक काम करने जा रही है वो इस दिशा में एक काम है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी तभी आरक्षण महिलाओं को उतना मिल पाएगा? पूरे देश के राजनीतिक दलों में मैं गर्व के साथ ये कहती हूँ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिन्होंने महिलाओं को पर्याप्त सम्मान, पर्याप्त अवसर देने का काम किया। बाकी राजनीतिक दलों ने हमेशा महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब देश की जनता ने अवसर दिया तो देश की महिलाओं के सम्मान को आगे करते हुए 33% आरक्षण के लिए मार्ग प्रशस्त किया। आज खुशी है इस बात की कि संगठन में भी 33% आरक्षण देने का काम देश के राजनीतिक दलों में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने किया और आज जब इतनी बड़ी संख्या में संगठन में हमारी बहनें कुशलता के साथ काम कर रही हैं तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि हाँ, जो हम समान अधिकारों की बात करते हैं महिला पुरुष के, वो उसका आधार भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन से देने का काम शुरू किया है और आज जब 33% आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में देने की दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं तो आने वाले समय में विधानसभा और लोकसभा का नज़ारा निश्चित रूप से मातृशक्ति से भरा हुआ होगा और निर्णायक भूमिका में मातृशक्ति रहेंगी। नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया में वो भागीदार बनेंगी और मुझे लगता है कि तब एक संतुलित न्याय इस देश के जनता के साथ होगा। ओबीसी मोर्चे के भी आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आपको यदि महिला सशक्तिकरण में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ रही है, ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए कुछ और अलग से कुछ होना चाहिए या कैसे काम आगे होगा इसमें? देखिए, पार्टी कभी ये नहीं देखती कि महिला ओबीसी है या महिला जनरल कैटेगरी की। मैं अपने मामले में अगर मैं कहूँ तो जब महिला आरक्षण नगर निगम में महापौर का भोपाल का हुआ तो ओबीसी जनरल अनारक्षित श्रेणी का आरक्षण हुआ था, बावजूद उसके मुझे मौका दिया क्योंकि मेरी पार्टी कभी ये नहीं देखती कि अनारक्षित है तो अनारक्षित को ही लड़ाए, अगर ओबीसी की महिला योग्य है तो ओबीसी की महिला को मौका दें। तो मुझे लगता है हमारी पार्टी ने कभी ये सोचा भी नहीं, कभी विचार भी नहीं किया, अगर वो हमारी बहन योग्य है, वो महिला योग्य है तो पार्टी उसको अवसर देती है। तो जब एक समग्र दृष्टिकोण के साथ पार्टी महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है, दिशा में काम कर रही है, तो हर एक महिला को आगे बढ़ने के सुनहरे अवसर अब आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। सुषमा स्वराज जी यहाँ से रहीं, मध्य प्रदेश उन्होंने भी काफ़ी हद तक उन्होंने विकास के काम में विदिशा से लेकर सब जगह उन्होंने किया। उमा भारती यहाँ मुख्यमंत्री के तौर पे महिला के रूप में रहे। सुमित्रा महाजन जी, उन्होंने भी एक लोकसभा के स्पीकर। लगता है कि उनकी छाप आपको लगता है कि कैसे आप देखते हैं कि रोल मॉडल के रूप में आप उनको किसी को देखते हैं, कौन रोल मॉडल कौन है?
जो हमारी वरिष्ठ नेतियां हैं वो निश्चित रूप से हमारी प्रेरणा है। हम कदम कदम पर उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, किस प्रकार से उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में शालीनता, मर्यादा, शुचिता के साथ अपना एक स्थान बनाया। आज तो पर्याप्त अवसर हमको प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने काम करना शुरू किया था तो विषम परिस्थितियों में काम किया। बावजूद इसके अगर वो इतने शिखर तक पहुंची है तो निश्चित रूप से उनके पीछे जो उनकी कार्यशैली थी, उनकी व्यवहार कुशलता थी, उनका वाक पटुपन था, और साथ ही जिस प्रकार से सबको साथ लेके चलने की उनकी योग्यता थी, उसके आधार पर वो आज उस शिखर तक पहुंची थी। तो उनसे प्रेरणा तो कदम कदम पर हमें मिलती है, फिर चाहे वो सुषमा स्वराज जी हों, चाहे सुमित्रा महाजन जी हो, या उमा भारती जी हों। जी, आप मेयर थे, उस समय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में भी आपने काम किया है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आप लगातार काम कर रही हैं। क्या अंतर आप देखती हैं दोनों के नेतृत्व में? नहीं, दोनों उत्कृष्ट श्रेणी के राजनेता हैं और मैंने दोनों के नेतृत्व में काम किया है। शिवराज जी ने बहुत अवसर दिए आगे बढ़ने के, और उनकी व्यवहार कुशलता, उनकी शालीनता, उनकी सहजता, और मुझे लगता है कि कभी भी कोई भी काम उनके सामने जब भी हम लेकर गए तो कभी उन्होंने इनकार नहीं किया, बल्कि उसको पूरा करने के लिए हमेशा अपने स्तर से प्रयास किया। मैंने उनके नेतृत्व में मैं महापौर रही, भोपाल का विकास किया, और जब भी भोपाल के विकास की कोई योजना उनके सामने रखी उन्होंने तत्काल स्वीकृति दी। आज मैं आदरणीय मोहन जी के नेतृत्व में उनकी सरकार में मंत्री के रूप में काम कर रही हूँ। मुझे खुशी है इस बात की, मैंने हर कैबिनेट में देखा है कि उनकी यही हमेशा अपेक्षा होती है कि हम प्रदेश के विकास के लिए बेहतर से बेहतर काम क्या करें, कैसे करें, उसको नीचे तक उतारने के लिए क्या करें। और वो सिर्फ स्वयं निर्णय नहीं लेते, वो अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों से विचार विमर्श करते हैं, सुझाव लेते हैं कि यह इस काम को हमें कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है। तो मुझे लगता है दोनों उत्कृष्ट श्रेणी के राजनेता हैं, और दोनों मध्य प्रदेश के बेहतर विकास के लिए उन्होंने भी काम किया, और आज मोहन जी भी काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरह से जीतू पटवारी महिलाओं को लेकर बयान कई बार देते हैं, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जहां पर आप जिस तरह से महिलाओं का आपने बताया कि 33% महिलाएं कैबिनेट में तो हैं ही काफ़ी हद तक, और कार्यकारिणी में भी शामिल हुई हैं, तो लगता है कि बीजेपी में एक अलग चेहरा है जिसमें महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से काम करते हैं? हमारी पार्टी की विचारधारा में महिलाएं सर्वोपरि हमेशा से रही हैं। हाँ, आज 33% रिजर्वेशन की बात हो रही है, और आज 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने के लिए सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन हमारी पार्टी ने तो हमेशा से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। और जो विश्वास इस देश और प्रदेश की महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति है, वो हमको दिखाई देता है। मैं कहना चाहूँगी कि वास्तव में किसी भी महिला से आप पूछें किसको वोट देती हो, किस पे अपना आशीर्वाद देती हो, तो वो हमेशा यही कहती है कि भारतीय जनता पार्टी पर। जो ये विश्वास है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बहुत लंबे समय महिलाओं की सेवा करके अर्जित किया है, और इसलिए हमारी कोशिश भी यही होती है कि आधी आबादी जो हमारे समाज का मुख्य अंग है, उनके सम्मान में, उनकी सुरक्षा में किसी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और इसलिए अगर कोई उनके सम्मान के लिए कोई कुछ ऐसी बात कह देता है तो उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कांग्रेस ने हमेशा से महिलाओं का अपमान करने का काम किया है। महिलाओं के सम्मान की जब भी बात आई, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस देश की महिलाओं के अपमान में कोई कसर बाकी नहीं रखी। यही कारण है कि कांग्रेस के प्रति इस देश की महिलाओं का कभी भरोसा भी नहीं रहा, और आज तो वो भरोसा पूरी तरह से टूट गया। आप देखिए, कहीं भी चुनाव होते हैं, महिलाओं का सबसे ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। मेरे चुनाव में भी मैं बताऊंगी कि मेरे विधानसभा चुनाव में मैं 1,06,668 वोटों से चुनाव जीत कर आई हूँ। 69% वोट मुझे अपनी विधानसभा से प्राप्त हुआ है, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा महिलाओं के वोट मिले हैं। तो मुझे लगता है जो भरोसा जीता है हमने महिलाओं का, वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। व्यस्त रहती हैं, परिवार, सरकार में काम, और विधानसभा जो आपका क्षेत्र है उसमें लगातार काम, कैसे मैनेज करती हैं? चूँकि और घर के कामों को कैसे मैनेज करती हैं? दोनों? नहीं, घर परिवार मेरी जिम्मेदारी है, प्राथमिकता है। स्वाभाविक रूप से मेरी कोशिश यही होती है कि अपने घर परिवार को भी पर्याप्त समय दूं, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में हर नारी के लिए उसका परिवार सर्वोपरि होता है, और परिवार को देखने के बाद फिर सामाजिक क्षेत्र के प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है।
तो आज समाज के लिए अगर काम करने की ज़िम्मेदारी क्षेत्र की जनता ने मुझे सौंपी है, मेरी पार्टी ने मुझे सौंपी है, तो उसके प्रति भी उतने ही दायित्व के साथ अपना निर्वहन करती हूँ। और आज दोनों बैलेंस बनाना ये निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मुझे घर भी सँभालना था और समाज भी देखना था, क्षेत्र भी देखना था, पार्टी परिवार की अपेक्षाओं को पूरा भी करना था। तो इस दृष्टि से जो काम मैंने आज किया है, मैं समझती हूँ कि यही कहना चाहूँगी कि हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति स्वरूपा कहा गया है। तो हर नारी के अंदर माँ का स्वरूप होता है, शक्ति का स्वरूप होता है। और मैं माँ दुर्गा की, माँ शारदा की उपासक हूँ। मैहर वाली माँ शारदा की उपासक होने के कारण मैं जब भी वहाँ गई बहुत ऊर्जा से भरकर आई, और वही शक्ति मेरे अंदर काम करती है, जिसकी वजह से मैं इतना काम कर पाती हूँ। जब मुख्यमंत्री का नाम चुना जा रहा था, आपका नाम भी आ रहा था कि वो मुख्यमंत्री के रूप में आपको प्रदेश की जनता देखना चाहती ये है। आप मुझे बता रहे हैं, आज मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा कुछ चल रहा है। आज मैं आपके मुंह से सुन रही हूँ कि ऐसा कुछ था। आपके मन में ऐसा लगता है कि प्रदेश में किस विभाग में आपको लगता है कि काम करने का मौका मिले? क्योंकि हर व्यक्ति का सपना होता है कि इस विभाग में काम करें, प्रदेश के लिए हम ये करना चाहते हैं। आपके मन में ऐसी कोई बात? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो काम मिलता है हम बहुत जिम्मेदारी से उसको निभाते हैं। ये काम जो मुझे मिला, मुझे लगता है मैंने बेहतर से बेहतर करने का प्रयास किया है। मध्य प्रदेश में यदि महिलाएं या लड़कियां किस तरह से पार्टी से जुड़ें तो आप क्या संदेश उनको देंगी? मुझे लगता है कि निश्चित रूप से एक पार्टी की हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा से प्रेरित होकर ही मैं भी और अन्य महिलाएं भी पार्टी के प्रति काम करने के लिए आई हैं। और यही विचारधारा है जो अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से, अपने नैतिक मूल्यों से, राष्ट्रवाद की भावना से हमें जोड़ती है। और अगर हमने अपने देश के लिए हमारे मन में भाव नहीं है, अगर हमारी संस्कृति के लिए हमारे मन में भाव नहीं है, तो हमारा काम करना और हमारा जीवन बेकार है। और अगर मेरी पार्टी अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने नैतिक मूल्य, परंपराओं और राष्ट्रवाद की भावना की विचारधारा के साथ काम कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी इस देश का भविष्य है। हर बेटी को अगर किसी राजनीतिक दल में आने का मन है, तो उसे भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थी कृष्णा गौर, जिन्होंने बड़ी बेबाकी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त।